आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बेटा मूल्यह्रास। ये डेप्रिसिएशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो इंग्लिश के बच्चे देख रहे हैं देखिए, ठीक देखिए, डेप्रिसिएशन हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास, अचल पूंजी का उपभोग या स्थिर पूंजी का उपभोग, मतलब इसको बोलते हैं अचल पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं और स्थिर पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखो मूल्य ह्रास, अब इसको तोड़ो, मूल्य प्लस ह्रास, मूल्य ह्रास, ह्रास का मतलब कमी, मूल्य का मतलब मूल्य में। ठीक, तो मूल्य में आने वाली कमी, किसके मूल्य में आने वाली कमी, भाई सीधी सी बात है, जब आप बिजनेस के अंदर किसी मशीन को यूज करोगे तो भाई मशीन की एक लाइफ होती है, इंसान की भी एक लाइफ होती है ना, मशीन की भी एक लाइफ है। आपका जो फोन है, जो मेरा जो फोन है, इनकी भी एक लाइफ है, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, है ना। तो मूल्य ह्रास का मतलब होता है मूल्य प्लस ह्रास, मूल्य में आने वाली कमी। किसके मूल्य में आने वाली कमी, स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट आना या मूल्य में कमी आना। अभी स्थिर परिसंपत्तियां क्या होती है, मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस में कई लंबे समय तक यूज की जाएंगी। ठीक है, मतलब पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुओं को हम स्थिर परिसंपत्तियां भी बोल सकते हैं। तो पूंजीगत वस्तु के मूल्य में गिरावट आना, भाई फ्रिज है, टीवी है, एसी है, कार है, इनकी लाइफ है, एक फिक्स लाइफ है। भाई मान के चलो, ये मूल्यह्रास दो तरह के होते हैं, प्रत्याशित और अप्रत्याशित। इसको ऐसे समझो भाई, एक मशीन है 10 साल चलेगी, 10 साल के बाद खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ये प्रत्याशित है, क्योंकि पहले से ही पता है भाई 10 साल चलेगी, 10 साल के बाद खराब हो जाएगी। प्रत्याशित मूल्यह्रास मतलब प्रत्याशित, जिसका पहले से ही पता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड, ऑब्लिस्किंग इंग्लिश में। ठीक, अप्रत्याशित, भाई मान के चलो सीधी सी बात है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, छत गिर गई, छत गिर गई ऊपर से, भूकंप आ गया, मशीन थी पिचक गई, बेकार हो गई। ठीक है, मान के चलो आपका फोन है 5 साल चलेगा, अब बात करते करते जा रहे हो, बरसात का मौसम चल रहा है जब वीडियो शूट कर रहा हूं मैं आपकी, ठीक है, जुलाई में, तो बारिश हो रही है, एक गड्ढा था, गड्ढे में गिर पड़े आप, तो आप तो बच गए, फोन गड्ढे में घुस गया, लग गई लंका। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है अप्रत्याशित मूल्यह्रास। अप्रत्याशित का मतलब जिसकी हमें आशा नहीं थी। ठीक, समय से पहले किसी इंसान का जय श्री राम हो जाना। भाई मान के चलो, मैं कहता हूं आपकी उम्र कितनी है, 70 साल, 75 साल, 80 साल। ठीक, ये प्रत्याशित है, 80 साल तक लगभग आप जियोगे, मैं भी जीऊंगा, आप भी जिएंगे 80 साल। लेकिन कोई मान के चलो समय से पहले ही हम तेरे बिन नस काट ले, फंदा लगा ले। ठीक है, तो ये क्या है, ये अप्रत्याशित है, इसी को हम बोलते हैं बेटा पूंजीगत हानि, कैपिटल लॉस इंग्लिश में। पूंजीगत हानि क्या होती है, पूंजीगत हानि का मतलब सीधी सी बात है, समय से पहले, समय से पहले कोई मशीन है, मतलब कोई भी पूंजीगत वस्तु जो बिजनेस में यूज की जा रही है, उसकी समय से पहले उसके मूल्य में गिरावट आ जाना, इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं पूंजीगत हानि। ठीक, पूंजीगत हानि क्या होती है, समय से पहले किसी मशीन या किसी भी पूंजीगत वस्तु की वैल्यू में गिरावट आ जाना, ये अप्रत्याशित होती है। जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी समझते हो, मतलब पैसा नहीं है लोगों के पास, कोई मशीन, भाई कोई चीज बनाती थी, बिकती थी, अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, अब जब पैसा नहीं है तो चीज नहीं बिकेगी, चीज बिकेगी नहीं तो भाई बनेगी नहीं, बनेगी नहीं तो वो तो ऐसी पड़ी है ना, भाई वैल्यू तो डाउन हो रही है उसकी, कोई चीज ऐसी पड़ी है, भाई जंग तो उसमें लगेगा, 10 साल उसकी वैल्यू, तो 10 साल के बाद तो खराब होनी ही होनी है। अब अप्रचलन, अप्रचलन ऐसे समझ लो भाई, मान के चलो किसी इंसान के पास एक मशीन थी, वो बनाती थी कोई सामान, जीन्स बनाती थी, बढ़िया फटी हुई जीन्स, आजकल चलती थी ना, पहले फटी हुई जीन्स चलती थी। अब क्या हुआ, मान के चलो फटी हुई जीन्सों का फैशन चला गया, अब जब फैशन चला गया तो डिमांड खत्म, डिमांड खत्म तो प्रोडक्शन खत्म, तो वो मशीन ऐसी पड़ी रहेगी। तो अप्रचलन इसी को बोलते हैं, जब कोई नया फैशन आ जाए, या जैसे कीपैड वाले फोन की जगह कलर वाले फोन आ गए, तो कीपैड वाली जो मशीनें खराब हो गई। तो कहने का मतलब मूल्यह्रास आपने आपको बता दिया, मूल्य में आने वाली कमी किसके, स्थिर परिसंपत्तियों की। स्थिर परिसंपत्तियां क्या होती है, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, जो कई लंबे समय तक बिजनेस में प्रयोग की जाती हैं। तो जो डेप्रिसिएशन लगता है बेटा, मूल्यह्रास जो लगता है, वो पूंजीगत वस्तुओं पे लगता है। ठीक है, फ्रिज, टीवी, एसी, कार जो बिजनेस में यूज हो रही है। ठीक है, दो तरह से हो सकता है, प्रत्याशित और अप्रत्याशित। प्रत्याशित का मतलब 10 साल बाद, 15 साल बाद खराब हो जाए, कोई समय, कोई वस्तु अपने समय पर खराब होता है, प्रत्याशित मूल्यह्रास हो गया। अप्रत्याशित का मतलब समय से पहले कोई चीज
खराब हो जाना, जिसको हम लोग पूंजीगत हानि भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मूल्यह्रास का कंसेप्ट हुआ। ये बच्चों अब हम लोग बात करेंगे बेटा मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या होता है। देखिए इस कंसेप्ट को समझिए। मूल्यह्रास आरक्षित कोष, ठीक, देखो ऐसे समझो भाई, सिर्फ मान के चलो तुम्हारी शादी होगी, पक्का होगी, 100% होगी 25 साल की उम्र में या फिर 28 साल की उम्र में। तो तुम्हारे माता पिता ने सीधी सी बात है आपके लिए, जब से आप पैदा हुए हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की के लिए स्पेशली समझा रहा हूं मैं, जब लड़की पैदा होती है तो माता पिता दिमाग में सेट करके रहते हैं कि हम इसकी शादी करनी है 25 साल की उम्र में। तो माता पिता कुछ पैसा, है ना, कुछ पैसा जोड़ने शुरू कर देते हैं हर साल, ठीक, ताकि जब लड़की 25 साल की हो जाए तो 25 साल के बाद सीधी सी बात है भाई, जो हमने रिजर्व जोड़ा हुआ वो निकालो और इसकी शादी कर दो, हाथ पीले कर दो। लड़कियां हैं, बेटियां तो पराया धन है। ठीक है बेटा, हाँ। तो मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या है ये समझो। ठीक, भाई मान के चलो मैंने कहा कि एक मशीन भाई 1 लाख की है। कितने की है भाई? 1 लाख की। ठीक, जो मैंने खरीदी थी तो उसने बोला भाई 10 साल चलेगी, 10 साल के बाद ही खत्म। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि 1 लाख की मशीन है, 10 साल चलेगी, तो इसका मतलब भाई 10,000 रुपए हर साल घटेगी, है ना, मतलब प्रोडक्शन कर रही है वो, पैसा कमा के दे रही है मुझे। लेकिन मुझे दिमाग में ये भी चल रहा है कि भाई हर साल इसकी जो वैल्यू है 10,000 रुपए घट रही है। कहने का मतलब क्या है कि मुझे 10 साल बाद भाई 1 लाख की दोबारा दूसरी मशीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही बोल दिया उसने 10 साल चलेगी भाई, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। तो 10,000 रुपए हर साल घट रही है। तो यार एक बात बताओ, मैं 1 लाख रुपए एकदम कहां से लेके आऊंगा? तो मैंने बुद्धि लगाई। बुद्धि क्या लगाई? मैंने ये बुद्धि लगाई कि भाई मैंने दिमाग में ये सेट किया कि एक काम करता हूँ भाई, हर साल 10-10,000 रुपए निकाल के रखता हूँ। क्या रखता हूँ? निकाल के रखता हूँ। क्यों निकाल के रखता हूँ? मैंने कहा एक काम करता हूँ, गुल्लक बनाता हूँ या एक रिजर्व बनाता हूँ, या कुछ भी समझ सकते हो आप लोग। तो मैंने कहा कि 10-10,000 रुपए मैं हर महीने एक अकाउंट बनाता हूँ, उसके अंदर जमा करता हूँ। क्यों? इससे क्या होगा भाई, 10-10,000 रुपए जब मैं हर महीने जमा करूंगा तो 10 साल बाद यहाँ तो ये मशीन खत्म हो गई, 10 साल बाद जय श्री राम हो गया इसका, तो नाश हो गया इसका तो, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर 1 लाख रुपए जमा भी तो हो गए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस रिजर्व को निकालूंगा, इस रिजर्व को निकालूंगा और नई मशीन खरीद लूंगा। भाई कुछ तो कबाड़े में ये भी जाएगी। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी 1 लाख रुपए की थोड़ी रहेगी, वो तो ऊपर पहुंच जाएगी, महंगाई हो रही है 10 साल बाद, तो भैया ये भी तो कबाड़े में बिकेगी कुछ ना कुछ, या ऐसी भेज दूंगा इसको, है ना। तो कहने का मतलब ये है भैया, मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या होता है? मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या होता है कि जब एक बंदा बिजनेस कर रहा होता है, इसको समझो सिंपल लैंग्वेज में, बुक में पढ़ोगे आराम समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए भाई। मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या होता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो क्या होता है कि भाई जब एक कोई बंदा बिजनेस कर रहा होता है तो उसको पहले ही पता होता है कि ये जो मशीन है या जो भी कोई मेरी फिक्स असेट्स है या फिर कोई भी कैपिटल गुड्स है, पूंजीगत वस्तु है मेरे पास, एक समय के बाद ही खराब हो जाएगी। तो वो क्या करता है, हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर एक रिजर्व में रख देता है, एक फंड में रख देता है, ठीक है, ठीक, जिसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि एक तरीके से जो मशीन का जो एक लॉस है उसको रिकवर किया जा सके, क्योंकि 10 साल बाद मशीन खराब हो जाएगी तो लॉस ही एक तरीके से। तो हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा यहाँ पर निकाल के रखा जाता है ताकि उस लॉस को रिकवर किया जा सके, उस हानि को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। क्योंकि एकदम इतना पैसा एकदम लाया नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ा जा सकता है। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बेटे स्टॉक और प्रवाह क्या होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो भाई इसको, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स में अंदर हम चीजों को नापते हैं, जैसे कितना उत्पादन हुआ, कितनी आय हुई, कितनी व्यय हुआ, एक साल के अंदर सरकार नापती है कितना उत्पादन हुआ, कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जिनको नापने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, मतलब, है ना, कुछ समय का वेट करना पड़ता है। जैसे मैं कहूं कि एक कंपनी में कितना उत्पादन हुआ, कब बता सकते हैं? 1 महीने के बाद, या 1 हफ्ते के बाद, या 1 साल के बाद। मतलब जब उत्पादन हो जाएगा तभी तो नाप सकते हैं। एक सिंपल करते हैं, चलो, एक सब्जी बेचने वाले को एक दिन में कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे पता करोगे? जब उसकी सब्जी बिक जाएगी,
उसके बाद ही पता लगेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो कहने का मतलब होता है बेटा, कुछ चीजों को नापने के लिए आपको कुछ समय का वेट करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम एक अवधि के बाद नाप सकते हैं, ठीक, जिसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं फ्लो। फ्लो क्या होते हैं? कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं या कुछ ऐसे मदें होती हैं जिनको नापने के लिए हमें एक समय अवधि का वेट करना पड़ता है, कुछ समय का वेट करना पड़ता है। लेकिन स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नाप सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब समझो, ऐसे समझो भाई, जन्मदिन आप अपना कब मनाते हो? फिक्स दिन होता है। पार्टी कभी भी कर सकते हो, लेकिन जन्मदिन एक फिक्स दिन मनाते हो। मम्मी पापा की एनिवर्सरी आप जब मनाते हैं तो क्या होता है? एक फिक्स दिन होता है। तो फिक्स दिन होता है जिन चीजों को मनाने का या नापने का एक फिक्स दिन हो। जैसे मैंने कहा आपसे, एक कंपनी के अंदर प्रोडक्शन, ध्यान समझना, प्रोडक्शन उत्पादन की बात कर रहा हूं। तो उत्पादन कब नापा जाएगा? 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, है ना? ठीक है। अगर लेकिन मैं, अब ध्यान समझना, अगर मैं इसके आगे डेट लगा दूं कि मैं आपसे कहूं 1 जनवरी को एक कंपनी के अंदर उत्पादन, तो फिक्स दिन हो गया, है ना? तो ये स्टॉक, मतलब किसी भी चीज के आगे डेट लग जाए या किसी भी चीज को नापने का एक फिक्स दिन सेट हो पहले से ही, तो वह है स्टॉक। ठीक है। अब यहां समझो, जैसे मैंने कहा इनकम, एक कंपनी की 1 महीने में इनकम, तो ये क्या है? स्टॉक। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि 31 दिसंबर को एक कंपनी की इनकम डेट लग गई, तो ये क्या है बेटा? स्टॉक। स्टॉक और फ्लो में यही डिफरेंस है। 90% चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर फ्लो ही होती हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ, कितनी आय हुई, कितनी व्यय हुआ, ये हम लोग कब नाप सकते हैं बेटा? जब वो साल बीत जाए, है ना? उत्पादन, आय, व्यय, लाभ, हानि, ये सब जो होती है क्या होती है? प्रभाव होती है। ठीक। लेकिन जिन चीजों को नापने का एक फिक्स दिन हो या डेट लग जाए, वो स्टॉक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जिनको नापने का एक फिक्स दिन पहले से ही सेट होता है। कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे। जैसे कैपिटल की कैलकुलेशन होती है, देश की एक कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है, वो पहले से ही सेट होता है कि उसकी एक फिक्स दिन होता है। मैं आपसे कहूं 100 रुपए का नोट है, फिक्स है। आपके यहां से आपके जो आपका घर है उससे आपके स्कूल की दूरी क्या है? स्टॉक है। कभी भी नापो वही है। एक छत की टंकी में पानी रखा है, वो क्या है? स्टॉक है ना? लेकिन एक छत की टंकी से पानी दूसरी टंकी में जा रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि इस टंकी में कितना पानी था। आपको तो नहीं पता, लेकिन पता लग जाएगा कब? जब उसका पानी उसमें चले जाएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितना पानी था। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब वो क्या है? फ्लो कंसेप्ट है। ठीक है। स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक। आओ बच्चों देखो, अब हम लोग बात करेंगे बेटा उत्पादन के साधन क्या होते हैं और आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। ठीक। इसको समझो भाई, उत्पादन के साधन क्या होते हैं, बहुत सिंपल समझो, कुछ नहीं देखना। ठीक है। आप सब जानते हो इस चीज के बारे में। कोई बिजनेस करना है भाई आपको, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? आपको जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज और चाहिए, एक नाम, क्योंकि बिना नाम के कोई बिजनेस नहीं होता भाई। ठीक है। तो उत्पादन के साधन क्या होते हैं भैया? जो उत्पादन करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक। कौन से हैं? जमीन, श्रमिक, पैसा और एक नाम। ठीक। अब यहां समझिए, अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको? क्योंकि मुझे आय का चक्रीय प्रवाह समझाना है आपको। ठीक है। चलो अब आय का चक्रीय प्रवाह समझते हैं यहां से। हाँ ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है, चक्र जो चलता रहता है। ठीक। पंडित जी या बहुत से जो हमारे संत महात्मा हैं, महापुरुष हैं, वो हमें एक चीज समझाते हैं कि भाई पहले हम पैदा हुए, बड़े होंगे, शादी होगी, उसके बाद मर जाएंगे, फिर कहीं कुत्ता बिल्ली 84 लाख योनियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे महाराज, है ना? ठीक। ऐसे तो बताते हैं। ठीक है। तो इसी चक्र का मतलब चलते रहना। एक देश के अंदर चीज बनती है, बिकती है, फिर बनती है, फिर बिकती है, फिर बनती है, फिर बिकती है, ये चक्र। ठीक। लेकिन इसके बीच में एक चीज और है, देखो उत्पादन, आय और व्यय। आय का चक्रीय प्रवाह समझने के लिए सिंपल समझे कि चीज बनती है, इनकम होती है और व्यय होती है। इसको आप सिंपल और समझो भाई, मैं कहीं ड्यूटी करने गया, मैं कहीं नौकरी करने गया, नौकरी करी भाई, 1 महीने मैंने उसके यहाँ चीज बनाई। अब चीज बनाई, उसके बदले में उसने मुझे क्या दिया? पैसे दे दिए, है ना? 1 महीने मैंने काम किया, उसने मेरे को पैसे दे दिए। इस पैसे को मैंने खर्च कर दिया, पैसे गए, खत्म हो गए। ठीक। फिर
उत्पादन हुआ, फिर मेरी इनकम हुई, फिर खर्चा हुआ, ये लगातार चलता रहता है। तो आय का चक्रीय प्रवाह क्या कहता है? पहले उत्पादन होता है। उत्पादन किसकी सहायता से होता है बेटा? उत्पादन के साधनों की सहायता से। अब समझो जरा भाई, मान के चलो मुझे प्रोडक्शन करना है, ठीक, मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस करना चाहता हूं, तो मुझे जमीन भी चाहिए, मुझे श्रमिक भी चाहिए भैया, तुम जैसे हट्टे कट्टे कोई बंदे भी चाहिए, ठीक है, पूंजी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और एक बिजनेस का नाम कर दिया, ठीक है। उत्पादन के लिए चाहिए था, मैंने क्या हुआ, इन चारों चीजों को इकट्ठा कर दिया एक जगह, कहीं से जमीन ली, कहीं से लेबर लिया, कहीं से पैसा लिया, ठीक है, और कहीं से एक नाम दे दिया, ठीक है, ठीक। अब जब इन तीनों चीजों को बेसिकली यहां समझो, भूमि श्रम पूंजी, इनको इकट्ठा मैंने एक जगह कर लिया, उत्पादन हो गया। उत्पादन होने का मतलब चीज बन गई, बन गई। अब चीज बन गई तो सीधी सी बात है उत्पादन होगा, उत्पादन हो गया। अब एक महीने बाद समझो, ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, ठीक है। चीज बनी तो जो जमीन जिसकी मैंने किराए पर ली थी भाई, वो कहेगा लाओ भाई मेरे को मेरा किराया दो, भाई देना पड़ेगा, तो मैंने उसको उसका किराया दे दिया, मैंने कहा भाई ले जा। श्रमिक है, वो कहने लगा जी लाओ मेरा भी दो, मैंने उसको भी दे दिया, उसकी मजदूरी दे दी भाई। जहां से पैसा उधार लिया था, ठीक, उसको क्या दे दिया? ब्याज दे दिया, भाई देना पड़ेगा ब्याज उसको, ठीक है, और बिजनेस को लाभ दे दिया, ठीक है। इन चारों चीजों का टोटल जो होता है वो कहलाता है साधन आय। क्या कहलाता है? साधन आय, या इन चारों चीजों का टोटल नेशनल इनकम कहलाता है इकोनॉमिक्स में। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक साल के अंदर जितना भी पैसा एक देश के लोगों ने किराए के रूप में कमाया हो, मजदूरी के रूप में कमाया हो, ब्याज के रूप में कमाया हो, या लाभ के रूप में कमाया हो, इन चारों का टोटल राष्ट्रीय आय कहलाता है। कोई पांचवा तरीका ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। अब गैर कानूनी तरीके से कमाओ वो नहीं, अगर तरीके से आप कहो कानूनी तरीके से कमाओ तो इन चार तरीके से ही पैसा कमाया जा रहा है साहब, ठीक। तो इनका टोटल भी राष्ट्रीय आय कहलाता है और इनका टोटल भी साधन आय कहलाता है, ठीक है भैया। उत्पादन हो गया, चीज बन गई, चीज बन गई तो मैंने पेमेंट कर दी, इनकी आय हो गई, ठीक है। अब मैंने जो चीज बनाई वो मार्केट के अंदर गई, समझो, मैंने जो चीज बनाई वो कहां गई? मार्केट के अंदर गई, और पैसा किनके पास पहुंच गया? इनके पास पहुंच गया, जिसकी जमीन थी, जो श्रमिक थे उनके पास। मेरा सामान मार्केट में गया, इनके पास पैसा आ गया। अब क्या हुआ? इन्होंने मेरे पैसे से वो चीज जो मैंने बनाई थी वो खरीद ली, समझो, है ना। चीज बनी, मार्केट में गई, इनके पास पैसा पहुंच गया, इन्होंने मेरी चीज खरीद ली, मेरी चीज बिक गई, बिक गई तो भाई सीधी सी बात है, फिर दोबारा चीज बनेगी, फिर दोबारा इनकम होगी, फिर दोबारा खर्चा होगा। तो उत्पादन आय व्यय ये लगातार चलता रहेगा। आय का चक्रीय प्रवाह लगातार चलता रहता है। उत्पादन बढ़ और घट तो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, एक किसी ने बंदे ने पूछा, ओरल पूछा, क्या आय का चक्रीय प्रवाह कभी खत्म हो सकता है? आप सोचो, क्या उत्पादन बंद हो सकता है? नहीं हो सकता। लॉकडाउन लगा था, आप सभी ने देखा था, लॉकडाउन के अंदर भी उत्पादन कभी बंद नहीं हो सकता। उत्पादन घट सकता है क्योंकि लोगों की डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती भाई। यार एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कंगाल हो गए तुम, ठीक है, तब भी कम से कम रोटी सब्जी तो खाओगे, दूध की डिमांड तो करोगे, नहीं करोगे मेरे भाई, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, डिमांड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अगर डिमांड खत्म नहीं होगी तो सीधी सी बात है उत्पादन भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड है तो उत्पादन है, उत्पादन है तो इनकम है, इनकम है तो खर्चा है। और इकोनॉमिक्स में एक चीज और समझो, ठीक है, इकोनॉमिक्स ये कहती है कि भाई जितनी इनकम है उतना ही खर्चा है। होता नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है कि आप 20,000 रुपए कमा रहे हो तो 20 की 20,000 खर्च कर रहे हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा माना जाता है कि अगर 20,000 कमा रहे हो तो 20 की 20,000 करे, मतलब जितना उत्पादन है उतनी आय है और उतनी ही व्यय है। उत्पादन, आय और व्यय तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर से सुन लो, उत्पादन, आय और व्यय तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब अगर 5 लाख करोड़ का उत्पादन है तो 5 लाख करोड़ की आय होती है, 5 लाख करोड़ का व्यय होता है, ऐसा माना जाता है। होता नहीं है लेकिन मानना पड़ता है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें माननी पड़ती हैं, ठीक।
तो इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या कहता है कि एक देश के अंदर पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से लोगों की इनकम होती है, और फिर जो लोगों की इनकम होती है वो लोग उस पैसे को खर्च कर देते हैं। इस तरह उत्पादन, आय और व्यय एक दूसरे के तीनों बराबर होते हैं। उत्पादन कभी बंद नहीं हो सकता एक देश के अंदर, आय का चक्रीय प्रवाह कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि देश के अंदर डिमांड घटबढ़ हो सकती है लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए आय का चक्रीय प्रवाह भी कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसको ठीक है, ओके। आओ बेटा, अब हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं बेटा, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह क्या होते हैं। ठीक, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह क्या होते हैं, इसको बहुत सिंपल समझिए साहब। ठीक भाई, मान के चलो, देखो एक देश के अंदर दो बंदे होते हैं, एक परिवार और एक फर्म। अभी परिवार और फर्म क्या, सिंपली समझो भाई। एक बंदा वो है जो बिजनेस कर रहा है, और एक बंदे वो हैं जो उसमें मदद कर रहे हैं। मान के चलो एक इंसान फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ है, वो है फर्म। ठीक है, और मैं जो वहां पर नौकरी करने जा रहा हूं, मैं हूं परिवार क्षेत्र। मैं अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा, ऐसे समझो। परिवार कौन होता है, जो उसकी मदद कर रहा होता है ना, फर्मों की। ठीक, फर्म कौन है, जो बंदा बिजनेस कर रहा है। तो क्या हुआ भाई, परिवार क्षेत्र फर्मों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। सेवाएं का मतलब क्या होता है, जैसे कोई जमीन दे रहा है उस बंदे को बिजनेस करने के लिए, है ना, कोई अपना श्रम दे रहा है, कोई वहां पर जाके मजदूरी कर रहा है, मान के चलो, है ना, किसी ने अपना पैसा उस बंदे को दिया हुआ है। तो क्या हुआ बेटा, परिवार क्षेत्र फर्मों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। सिंपली ये समझो, मैं परिवार क्षेत्र के अंदर आ रहा हूं। परिवार क्षेत्र कौन होता है, वो बंदे होते हैं, वो होते हैं जो फर्मों की मदद करते हैं उत्पादन करने में। ठीक है, कोई जमीन दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, ठीक है, कोई लेबर दे रहा है अपनी। तो परिवार क्षेत्र फर्मों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जब भाई मैं किसी के यहाँ नौकरी करने जाऊंगा एक महीना, तो वो मुझे पेमेंट करेगा नहीं करेगा, मुझे पैसे देगा उसके बदले में। तो क्या होता है, सीधी सी बात है, फर्में परिवार क्षेत्र को भुगतान करती हैं। फर्में परिवार क्षेत्र को भुगतान करती है। मैं किसी के यहाँ नौकरी करने गया, अपनी सेवाएं प्रदान करी, मैंने सेवाएं प्रदान करी, मैं परिवार क्षेत्र के अंदर आता हूँ, मैंने सेवाएं प्रदान करी, फर्मों ने मुझे क्या कर दिया भाई, पेमेंट कर दी। अब सीधी सी बात है भाई, पेमेंट अगर कैश के रूप में कर दी, क्या करी, कैश, है ना, जैसे कहने लगा भाई 25,000 रुपए तेरी सैलरी है, चल मौज कर, तो ये क्या हो गया, मौद्रिक प्रवाह। मतलब फर्में अगर परिवार क्षेत्र को पेमेंट करती हैं, किस रूप में करती हैं, कैश के रूप में, तो ये हो गया क्या, मौद्रिक प्रवाह। लेकिन अगर मान के चलो वो कहता है जी हम तुम्हें पैसे नहीं देते, लेकिन तुम्हें 5 स्टार होटल में रुकवाएंगे, ठीक है, एप्पल का फोन होगा, ठीक है, 3 बॉडीगार्ड तुम्हारे आसपास होंगे, और क्या चाहिए, बहुत है, ठीक है। तो कहते जी पैसे नहीं देंगे, हम ये सारी फैसिलिटी देंगे, रहना खाना पीना सब मौज करो, मस्ती करो, ठीक है, पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा वास्तविक प्रवाह। यानी सिंपल, वास्तविक प्रवाह का मतलब जहां पेमेंट वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में की जाए। अगर आप किसी कंपनी में काम करें, सिंपली है, पैसा कैश दे रही है आपको, तो वास्तविक मौद्रिक प्रवाह हो गया। लेकिन कंपनी आपको कैश ना देके कुछ और चीजें दे रही है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, पैसा नहीं दे रही, तो हो गया वास्तविक प्रवाह। ठीक, तो मौद्रिक और वास्तविक प्रवाह आपको समझ में आ गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल फ्लो, सॉरी मनी फ्लो और रियल फ्लो। रियल में जो पेमेंट होती है वो पैसे के रूप में नहीं होती, इन फॉर्म ऑफ मनी नहीं होती, वो वस्तु एवं सेवाओं के रूप में होगी। लेकिन मनी फ्लो में जो पेमेंट होगी, जहां हम काम कर रहे होंगे, वो किसके रूप में होगी, मनी के रूप में होगी। ठीक है, आइयो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बेटे अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखो, एक देश के अंदर जो पैसा कमाने का जो सिस्टम होता है ना, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थ का मतलब पैसा, व्यवस्था का मतलब होता है, अर्थ का मतलब धन, व्यवस्था का मतलब एक सिस्टम, पैसे कमाने का सिस्टम। तो देखो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें बेटा, तो अर्थव्यवस्था, अरे यार ये भी निकल गया, ये भी कह रहा है भाई अब लंबी वीडियो हो गई, अब मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट टॉपिक है बेटा, है ना अभी का। देखो, तो अर्थव्यवस्था का मतलब सीधी सी बात है भाई, पैसे कमाने का एक सिस्टम। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था भाई सीधी सी बात है, 3 तरह की होती है, बंद अर्थव्यवस्था, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है बेटे, जहां पर 2 क्षेत्र होते हैं। ठीक, कौन कौन से, परिवार और फर्म। अभी परिवार कौन होता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग, भाई देखो कोई भी बंदा बिजनेस करना चाहता है,
है ना, तो उसको जमीन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा बेटा? समाज से लेगा। समाज को ही परिवार बोलते हैं। मतलब वो बंदे, परिवार कौन से होते हैं? वो बंदे होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो फर्मों की मदद करते हैं। तो परिवार और फर्में, मैंने आपको बताया था, परिवार क्षेत्र फर्मों के यहाँ जाते हैं ड्यूटी करने और फर्म उसको पेमेंट करती है। बताया था मैंने आपको, भी पीछे पढ़ाया था, आय के चक्रीय प्रवाह में, है ना, मौद्रिक प्रवाह वास्तविक प्रवाह में समझाया था ना, वही सिस्टम है। ठीक, अब लेकिन ये है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक, क्यों है बताऊंगा अभी। तीसरा है तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तीन क्षेत्र का मतलब जहां पर तीन क्षेत्र हैं, नाम से पता लग रहा है तीन क्षेत्र का मतलब परिवार फर्म तो जहां है ही, प्लस यहाँ पर सरकार शामिल हो जाती है। ठीक, हमारे जीवन में सरकार का क्या काम है? सरकार क्या करती है बेटा? परिवार और फर्म दोनों पर टैक्स लगाती है। ठीक, टैक्स वसूलती है। भाई सरकार किससे चल रही है यार? टैक्स से तो चल रही है। ठीक है, और ये सरकार क्या करती है? परिवार और फर्मों की मदद भी करती है। क्या करती है? मदद। कैसे करती है भाई? सरकार आपको क्या कर रही है? आपको स्कॉलरशिप वगैरह देती है ना, बाढ़ आ जाती है मदद करती है ना आपकी, है ना, टैक्स भी लगा रही है और आपकी मदद भी कर रही है। इसी तरह जैसे हमारी मदद करती है, टैक्स लगाती है, इस तरह फर्मों पर भी टैक्स लगाती है और उनकी भी मदद करती है। तो तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र आते हैं? तीन। ठीक, कौन कौन से? परिवार, फर्म और सरकार। अब बात करते हैं हम लोग चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें चार क्षेत्र होते हैं। मतलब ये तीन तो होती हैं जो भी मैं आपको बताया। अब चौथा जो क्षेत्र है वो शेष विश्व शामिल हो जाता है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर लिखा है बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, लेकिन यहाँ पर लिखा है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पर दूसरे देशों के साथ लेन देन शामिल किया जाता है। ठीक, हम क्या करते हैं? दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात करते हैं। करते नहीं करते? तो सीधी सी बात है, परिवार, फर्म, सरकार, जहां पर शेष विश्व शामिल हो जाए। शेष विश्व का मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरे देशों के साथ हम लोग लेन देन शामिल करते हैं। तो ये चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, खुली, क्योंकि यहाँ दूसरे देशों से लेन देन होता है। विश्व की जितनी भी इकोनॉमी है वो 4 सेक्टर इकोनॉमी है, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। अब किसी ने ये पूछा कि एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? भाई जब दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब आप सोचो यार, एक बंदा प्रोडक्शन करने वाला होना चाहिए, है ना, तो उसे खाने वाला भी होना चाहिए। अब मान के चलो एक देश के अंदर परिवार ही परिवार हुआ, भाई एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो सकता है? या तो परिवार हो या फर्म हो। अब परिवार है, मान के चलो, कहीं पर उत्पादन करने वाले मदद, कहीं ये मान के चलो, कहीं मान के चलो लेबर तो है, लेबर तो है, लेकिन फैक्ट्री नहीं है, फर्म नहीं है, अर्थात उत्पादन कहां करेंगे? वो कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्पादन करने के लिए तो भाई दो चीजें चाहिए, एक जो उसमें मदद करे और एक जो बंदा उत्पादन करना चाहे। अब मान के चलो कहीं पर फैक्ट्री हो, कोई बंदा हो जो उत्पादन करना चाह रहा हो, लेकिन उसके पास ना तो लेबर हो, मतलब परिवार ना हो, मतलब परिवार में क्या आते हैं? लेबर ना हो, उसके पास जमीन ना हो, पैसा ना हो, तो क्या उत्पादन हो सकता है? नहीं हो सकता। एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं हो सकती शॉर्ट में, क्योंकि भाई उत्पादन करने के लिए आपको दो क्षेत्रीय जो बंदे चाहिए, एक जो उत्पादन करे और दूसरा जो उत्पादन में मददगार हो, जो खरीदने वाला हो उसको। ठीक है, तो एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक देश के अंदर केवल उत्पादन करने वाला हो या फिर एक देश में केवल मददगार ही हो, दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो अब इसी तरह से बेटा हमने अर्थव्यवस्था पढ़ा। इस तरह से ये जो नेशनल इनकम है इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप लाइक करें, कमेंट करें, करें या ना करें कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हम व्यूज के लिए बना ही नहीं रहे। ये हमारा मेन मोटिव यही है कि भाई जो बच्चे हैं थोड़ा होनहार हैं, जिनके आसपास सही ट्यूटर नहीं है, हम भी सही नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम सही हैं, लेकिन जितना हमें आता है वो तो बच्चे खुद ही बता देते हैं वीडियो देखने के बाद। तो जितना भी आप हमें सीखा है हमने, तो कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, और सबसे बड़ी बात है सही नॉलेज देने की, गलत नॉलेज नहीं, बिल्कुल जो सही नॉलेज है आपको वही दी जा रही है। तो आप इस वीडियो को उन बच्चों को शेयर करें जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे या जो किसी भी तरह से आर्थिक तौर पर जो है वीक हैं, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं समाज के अंदर। तो एक प्रयास है, बाकी इस प्रयास को सफल बनाने का जो है वो सब आपके हाथ में है, क्योंकि हम तो मेहनत कर सकते हैं, बाकी आप ही हैं सर्वो सर्वा। तो
तो आइए इसी के साथ ये फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हुआ। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह की बात करेंगे, और राष्ट्रीय आय क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, कितनी टाइप्स की होती है, क्या क्या सावधानियां होती हैं, और इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी को नमस्कार। बहुत लंबी वीडियो बन गई भाई।